Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and welcome back to the channel BBC version. As you know, we have completed chapter 6 with their objectives and this is chapter 7 from a making kingdom to an empire. ठीक है, एक राज्य से साम्राज्य की ओर कैसे बढ़ा। देखिए अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सारे कैरेक्टर की तरह यहाँ पे भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, रोशन। रोशन के रुपए के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया है, रोशन clutched the crisp notes that her grandfather had given on her birthday. उन्होंने क्या किया, क्लस्ट किया एक क्रिस्प नोट। क्रिस्प मतलब कि जैसे हम लोग नोट को कैसे रखते हैं पॉकेट में तो उसको बहुत सारे फोल्ड हो जाते हैं, तो उसको क्या किया, उसने सीधा किया जो उसे बर्थडे पे मिला था। वेल शी बैडली वांटेड टू बाय अ न्यू सीडी। शी ऑल्सो वांटेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स। ठीक है, मतलब कि वो एक सीडी खरीदना चाहता था लेकिन वो एक नया ब्रांड न्यू नोट्स भी खरीदना चाहता था। ठीक है, उसको देखना चाहता था। इट वॉज देन दैट शी नोटिस दैट ऑल ऑफ देम हैड अ स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी प्रिंटेड ऑन द राइट एंड अ टीनी सेट ऑफ लायन ऑन द लेफ्ट। व्हाट वर द लाइन्स देयर फॉर, शी वंडर्ड। उसने देखा कि एक तरफ तो गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है और एक तरफ क्या है, चार शेर। अब वो सोचने लगा कि वहां पे लायंस क्या कर रहे हैं, शेर, उनका प्रतीक क्यों है वहां पे। ठीक है, देखिए अब यहां से होता है आपका चैप्टर शुरू कि मतलब दादाजी ने तो नोट दिया बर्थडे पे, वो भी बहुत ज्यादा क्रश हो गया था तो उसको उन्होंने क्रश किया, सीधा किया। फिर वो सीडी खरीदना चाहता था लेकिन वो एक कड़कड़ाती नोट भी देखना चाहता था कि कैसा है। तो उस पे उसने क्या देखा कि एक साइड में गांधी जी हैं और दूसरे साइड में शेर। ठीक है, अब यहाँ पे यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है पैसे के बारे में, और ये है कि कैसे एक राज्य साम्राज्य की तरफ बढ़ा और कैसे विकसित हुआ उसके बारे में देखेंगे। ये भी टोटल 10 पेजेस के चैप्टर्स हैं लेकिन हम इसको भी 2 से 3 पार्टों में देखेंगे। देखिए शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से क्या होता है कि चीज़ें समझने में आसानी नहीं होती हैं और पीछे का आप भूलते जाते हैं, और ऐसे हम लोग डिस्कस करते हुए रिवाइज करते हुए चलेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। The make it zoom out first a little bit, then we'll start this. Okay, okay. See, the lines that we see on our notes and coins have a long story. बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे। They were carved in stone and placed on top of massive stone pillar at सारनाथ। ये कर्व्ड किया गया, कर्व्ड किया गया मतलब क्या होता है, उसको गढ़ा गया है। ठीक है, किस चीज में, स्टोन में। एंड प्लेस ऑन टॉप ऑफ मेसिव स्टोन प्लेयर, मतलब कि एक खंभे पे, पत्थर के बड़े से खंभे पे उसको प्लेस्ड किया गया, मतलब स्थित किया गया है। कहाँ पे, सारनाथ में। विच यू रीड इन चैप्टर 6, जब जो इसको आप कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। अशोक का, इसका सीधा सीधा संबंध किससे है, अशोक से। यहाँ पे इस पैराग्राफ का स्टार्टिंग ही बता रहा है कि इसका संबंध सीधे सीधे किससे, अशोक से। अशोका was one of the greatest ruler known to history and on his instruction inscription were inscribed on pillars। ठीक है, मतलब उनके निर्देशों पे, इंक्रिप्शंस मतलब क्या होता है, शिलालेख, जो पत्थरों पे लिखावट होती है। ठीक है, और इंस्क्राइब करना मतलब होता है उसको उत्कीर्ण करवाना, मतलब वही लिखवाना। एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, और पत्थरों पे भी। ठीक है, before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire। मतलब उनके बारे में और उन सारे शिलालेखों को जानने से पहले देखते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया था। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather। उसकी स्थापना किसने की थी, इसके ग्रैंडफादर ने। किसके ग्रैंडफादर ने, अशोक के ग्रैंडफादर ने। चंद्रगुप्त मौर्य, मोर देन 2300 ईयर्स अगो। अब देखिए यहाँ से शॉर्ट टाइप पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक से क्या संबंध था, तो वो उसके ग्रैंडफादर थे। मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश कब किया गया था, 2300 ईयर्स अगो, 2300 साल पहले। तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे।
चंद्रगुप्त was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य। एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा उसको सपोर्ट मिला था, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि चाणक्य के आइडियाज, उनके जो विचार हैं वो कहाँ पे संकलित हैं या लिखे गए हैं? अर्थशास्त्र में। तो इसका मतलब कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य की। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं। देखिए डायनेस्टी क्या है। When member of the same family became ruler one after another, the family is often called a dynasty। मतलब किसी भी एक परिवार के मेंबर अगर बारी बारी से वही साम्राज्य चलाते हैं, शासन चलाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? डायनेस्टी। ठीक है। द मौर्यस वर अ डायनेस्टी विथ थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स। जो मौर्य साम्राज्य था उसके तीन मुख्य शासक थे। कौन कौन? चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसार एंड बिंदुसार सन अशोका। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक बिंबिसार है एक बिंदुसार है। तो बिंबिसार जो है वो मुगल शासक है और बिंदुसार कौन है? वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। ठीक है, यानी कि अशोक के पिताजी। अब देखिए यहाँ पे क्या, आगे देखते हैं वहां से। देखो यहाँ से देखते हैं। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। अब यहाँ पे देखते हैं मैप कहाँ दिया हुआ है। ये देखिए ब्लैक डॉट ऑन द मैप, देखिए ये सब है तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र। ठीक है, ये सारी जगह हैं किस चीज की? इस एम्पायर की। कौन से एम्पायर की? मौर्य एम्पायर की। ठीक है, दिस इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। मतलब अगर उत्तर पश्चिम की तरफ जाना है, ये आपको मैप हो गया, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट। तो अगर उत्तर पश्चिम की तरफ जाना है तो उसके लिए कौन सा शहर पार करना होता था? तक्षशिला। इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वेल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। मतलब उत्तर से दक्षिण जाने के क्रम में, देखिए फ्रेश बनाते हैं यहाँ पे, उत्तर से दक्षिण जाने के क्रम में रास्ते में पड़ता था कौन सा? मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। ठीक है। एंड मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज। ठीक है, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज। मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, ठीक है, जो घूम घूम के व्यापार करते थे। ऑफिशियल मतलब कि जो राजा महाराजा के पास कार्यपालक की नौकरी करते थे। और क्राफ्ट पर्सन मतलब कि शिल्पकार। ठीक है। इन अदर एरियाज वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हॉर्डर्स। अब दूसरे क्षेत्रों में कौन रहते थे? जो लोग हैं किसान, पशुपालक, वो रहते थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपुल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड हॉन्टेड एनिमल फॉर फूड। मतलब वहां पे लोग जो रहते थे वो कैसे रहते थे? वो मेनली किस पे डिपेंडेंट थे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। वहीं से वो फल इकट्ठा करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब कि अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग तरह की भाषाओं का यूज करते थे। ठीक है। अब देखिए दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। वो अलग प्रकार के भोजनों का भी ग्रहण करते थे। एंड वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स एज वेल। मतलब कि हर चीजें एक ही साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के लोग, उनका अलग अलग टाइप का रहन सहन, अलग अलग भाषाएं, खाना, वस्त्र, सब अलग अलग है। हाउएवर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। देखिए कि जो साम्राज्य है वो राज्य से कैसे अलग है। Emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdoms। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो एम्पायर्स हैं और किंगडम, इनमें से दोनों कौन सा बड़ा है? तो एम्पायर, याद रखिएगा एम्पायर बड़ा है। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। तो देखिए अब एम्पायर बड़ा है तो उसके खर्चे भी ज्यादा होंगे, उसकी सुरक्षा के लिए सेना भी बड़ी रखनी होगी, तो जाहिर सी बात है कि उनके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। सो also they need a large number of officials who collect taxes। तो इसके लिए उनको बड़े नंबर के
कार्यपालकों की भी आवश्यकता है जो कि टैक्सों को कलेक्ट कर सके। तो इस तरह से क्या हो गया कि जो एम्पायर है वो डिफरेंट है किंगडम से। लार्ज एरिया, लार्ज आर्मीज, लार्ज कलेक्शन ऑफ टैक्स, लार्ज फैसिलिटीज, सारी चीजें बड़ी हैं। तो इसका मतलब कि एम्पायर क्या है, बड़ा है। रूलिंग एम्पायर, देखिए रूलिंग एम्पायर मतलब कि जो शासन करने वाला था, ठीक है। एक साम्राज्य को कैसे रूल किया जा सकता है। As the empire was so large, different parts were ruled differently. मतलब कि साम्राज्य बड़ा है तो अलग अलग भाग अलग अलग लोगों के द्वारा राज्य किया जाएगा। The area around पाटलिपुत्रा was under the direct control of the emperor. अब देखिए पाटलिपुत्रा के आसपास के जो क्षेत्र थे वो डायरेक्टली कंट्रोल थे किसके अंदर में, एम्पायर के। वो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस ना ऑब्जेक्टिव में या 1 मार्क्स में या हो सकता है कि डिटेल्स में भी पूछे जाएं आपसे, तो ये सब स्टोरी के जैसे याद रखेंगे तो याद आएगा आपको कि एम्पायर बड़ा था तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग राज करते थे, लेकिन जो उसका केंद्रीय भाग था यानी कि कैपिटल था वो किसके कंट्रोल में था, डायरेक्ट एम्पायर के। ठीक है, दिस मीन्ट that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craft persons and traders who lived in village and town in the area। देखिए उस गांव में जितने भी लोग रहते थे उनसे टैक्स कलेक्शन के लिए ऑफिशियल्स को हायर किया जाता था। ठीक है, कि वो जाके उनसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। ऑफिशियल्स आल्सो पनिश दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर। जो शासकों की आज्ञा की अवहेलना करते थे, डिसओबेड करते थे मतलब उनको नहीं मानते थे, उन्हें क्या किया जाता था, पनिश भी किया जाता था। एंड मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। और इन सारे कार्यपालकों को क्या किया जाता था, सैलरी दिया जाता था मतलब कि मासिक वेतन। Passengers went to and fro, and spies kept a watch on the officials। जो मैसेंजर थे वो हमेशा आना जाना करते रहते थे, उन पे निगरानी रखे रहते थे, और जो स्पाइस मतलब कि जासूस हैं वो भी हमेशा इन कार्यपालकों पे नजर रखे हुए थे। एंड ऑफ कोर्स द इम्पायर सुपरवाइज देम ऑल। और इन सबको सुपरवाइज कौन करता था, इम्पायर, विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। किसकी सहायता से, रॉयल फैमिली मतलब कि जो राज परिवार है उनकी सहायता से, और जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, बड़े मंत्री, उनके सहायता से जो एम्पायर थे वो क्या करते थे, इन सबको सुपरवाइज करते थे, इनकी निगरानी करते थे। उनमें बहुत सारे लोग सहायक हो गए, जैसे टैक्स कलेक्शन करने के लिए ऑफिसर्स हो गए, कर्मचारी, उनको देखने के लिए स्पाइस हो गए, उनको सुपरवाइज करने के लिए मिनिस्टर्स हो गए या रॉयल फैमिली मेंबर्स हो गए, और इन सबकी सहायता से कौन देख रेख करता था, एम्पायर। पूरा चैनल समझ में आ रहा है। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, वहां पे कुछ और भी क्षेत्र थे जो, देखिए क्या है यहाँ पे, ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। कि मतलब कि वो कहाँ से रूल किए जाते थे, उनका जो राजधानी था वो तक्षशिला और उज्जैन था। ठीक है, जो और सारे प्रोविंसेस मतलब कि राज्य थे, क्षेत्र थे, उनके भी अपने अपने कैपिटल थे। So although there was some amount of control from Patliputra and royal prince were often sent as governors, local customs and rules were probably followed। तो मतलब जो बाकी के साम्राज्य थे वो, जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा कि एक साम्राज्य में बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो वो अलग अलग तरीके से राज करते थे, लेकिन मुख्यतः एक अधिकार किसका होता था, एम्पायर का। तो यहाँ पे भी देखिए जो राजकुमार होते थे वो घूम घूम के सारे जगहों की निगरानी करते थे कि वहां पे सारी चीजें अच्छी से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दिस सेंटर्स, and here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute। मतलब कि वहां के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो ये चाहते थे कि जितने भी सड़क और नदी मार्ग हैं उन सब पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो बहुत ही कन्वीनियंट मैनर थे। ठीक है, और इसलिए ताकि लोगों से टैक्स आसानी से वसूला जा सके, क्योंकि भाई उसी एक रास्ते होते थे तो उन्हीं से जो भी लोग जाएंगे उधर से
वो जाने के लिए कर अदा करेंगे ही। तो एक बार अधिकार हो गया तो वहां से कंटिन्यू टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। नॉर्थ वेस्ट ये इंपॉर्टेंट था किसके लिए? ब्लैंकेट्स के लिए। एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। साउथ इंडिया गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स। इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। ठीक है, वो उन्हें नजराने के तौर पे भी ये सारी चीजें मिलती होंगी, ऐसा पॉसिबल है, मतलब संभव है, ऐसा माना जाता है। अब देखिए ट्रिब्यूट क्या है, नजराना। ये सारी चीजें देखते रहिएगा। Unlike taxes, which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. Willingly मतलब उनके क्षमता के अनुसार। टैक्स क्या होता था? वो रेगुलर उनको पे करना होता था, लेकिन ट्रिब्यूट क्या था कि जो जैसा दान देना चाहे या नजराना देना चाहिए या गिफ्ट देना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, उसी को क्या कहते हैं? ट्रिब्यूट देना। ठीक है। देयर वर ऑल्सो फॉरेस्टेड रीजन्स। वहां पे क्या थे? फॉरेस्टेड रीजन भी थे, मतलब कि जो पूरी तरह से जंगलों से ढके हुए थे। पीपुल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मॉडर्न ऑफिशियल्स। देखिए जो जंगल में रहने वाले लोग थे वो भी किसी न किसी रूप में राजा को कर अदा करते ही थे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि जो लोग यहाँ रहते थे जंगलों में वो मोर और लेस मतलब थोड़े या ज्यादा इंडिपेंडेंट थे वो लोग। तो वो कैसे टैक्स देते थे? जैसे देखिए राजा को जब जरूरत होती उन्हें एलिफेंट्स देते थे, हाथी, युद्ध लड़ने के लिए। टिम्बर, ये क्या होता है? टिम्बर मतलब होता है कि वो पार्ट जो रूट से ऊपर होता है पेड़ का। ठीक है, ये वाला, ये जो पेड़ हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ का ये वाला जो पार्ट है ये हो गया टिम्बर, तना। तो इससे बिल्डिंग बनाने के लिए काम आता था। हनी पता है आपको, मध। वैक्स मतलब मोम। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में दी जाती थी। द एम्पायर एंड द कैपिटल सिटी। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, देख लेते हैं उसको। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। तो सेल्यूकस निकेटर कहाँ का रूलर था? ग्रीक का, ग्रीस कंट्री का। और उसका कौन एम्बेसडर आया था? मेगास्थनीज। ठीक है, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। मेगास्थनीज ब्रॉट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ। उसने विवरण दिया है जो उसने देखा है। हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। उसके द्वारा दी गए विवरण का एक छोटा सा भाग यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, किसके द्वारा दिया गया? मेगास्थनीज के द्वारा। कौन था वो? वेस्ट एशिया का जो कंट्री है ग्रीस, वहां के रूलर जो था, वहां का रूलर सेल्यूकस निकेटर, उसके द्वारा भेजा गया दूत था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, देखिए उसके लिखे हुए विवरण का एक छोटा सा अंश। द ओकेजन्स ऑन विच द एम्पायर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। मतलब कि एक बड़े शाही उत्सव के रूप में मनाया जाता था उसको, अगर वो लोगों के बीच में जाता था तो। एंड ही इज कैरिड इन अ गोल्डन plankin. His guard ride elephants decorated with gold and silver. Some of the guards carry tree on which live birds, including a flock of trained parrots, circle about the head of the emperor. मतलब ये सारी चीजें, पूरी राजशाही व्यवस्था कैसे निकलती थी इसका आप देख सकते हैं। यहाँ पे विवरण कितना अच्छा से दिया गया है कि वो खुद ही एक सिंहासन पे होता था। उसके बाद जो हाथियां होती थी उसके साथ में वो भी, उनपे भी सोने चांदी के गहने लगे हुए थे। उसके बाद कुछ ऐसे गार्ड्स थे जो उनके साथ चलने वाले पहरेदार, जो लाइव ट्री मतलब कि वृक्षों को लेके घूमते थे, और उस पे लाइव बर्ड्स, उस पे चिड़िया जो थी वो सारी जिंदा चलती रहती थी। मतलब पूरा प्राकृतिक परिवेश लेके वो अपने तामझाम के साथ निकलते थे। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमन। मतलब कि हथियारों से लैस महिलाओं से वो क्या होते थे? घिरे होते थे। एंड ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम।
और वो डरे रहते थे कि कोई उन्हें मार न दे। He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. मतलब ऐसी व्यवस्था थी, बताइए, कि वो इतनी सारी सुविधाएं इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कोई उन्हें मार न दे। ठीक है, और इसके लिए उन्हें स्पेशल सर्वेंट्स रखे थे जो कि टेस्ट करके बताएंगे उनको कि फूड कैसा है। और सिक्योरिटी लेवल का आप अंदाजा यहीं से लगा लीजिए कि वो एक बेडरूम में लगातार 2 रातों तक नहीं सोते थे। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाटलिपुत्र साम्राज्य की क्या स्थिति थी और वहां के राजा कैसे थे। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना, जो पाटलिपुत्र के बारे में उसने लिखा है, किसने? मेगास्थनीज ने। कौन था? राजदूत था, बेस्डर। किसका? वेस्टर्न एशिया कंट्री ग्रीस के रूलर सेल्यूकस निकेटर का। ये सारी चीजें मैं बार बार इसीलिए अपडेट करते रहता हूँ कि आप लोग उसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, अब देखिए उसने पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा है। दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, मतलब कि एक मजबूत दीवार से घिरा हुआ था। इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। इस पाटलिपुत्रा के चारों तरफ जो मोटे मोटे दीवार थे उसमें 570 टावर्स लगे हुए थे और 64 गेट। अब टावर ये मोबाइल वाले टावर नहीं है, टावर मतलब कि वहां से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती थी, वहां पे पहरेदार खड़े रहते थे उन टावर्स पे ऊपर, और 64 गेट्स थे। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, मतलब 2 से 3 मंजिली इमारत बनी होती थी, और वो भी किस चीज की? सिर्फ लकड़ी और मिट्टी से बने हुए ईंटों की। ठीक है, द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग, मतलब कि पत्थर पे, पत्थर से कढ़ाई करके, लेकिन वो भी बिल्डिंग किससे ही बनी होती थी? मिट्टी से ही बनी होती थी। ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, और वो गार्डन मतलब बगीचों से घिरा हुआ था और ताकि वहां पे आए पक्षियां और वो भी रहे। ठीक है, तो ये पूरा प्राकृतिक परिवेश। अब ये हम लोग अशोका रूलर और यूनिक रूलर पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सारी चीजें बहुत ही डिटेल्स में है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर 6 का और 7 मतलब क्लास 6 के जितने भी चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, उन सबके नोट्स तैयार हो गए। बस इंतजार है कि क्लास 6 का लेक्चर कब खत्म होगा हिस्ट्री का, और मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।